नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे कि हम लेंथ लंबाई को माप सकते हैं, मास वजन कितना है किसी चीज में ये माप सकते हैं, टाइम समय माप सकते हैं, डिस्टेंस किसी चीज की दूरी माप सकते हैं, स्पीड गति माप सकते हैं, एरिया माप सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन शॉर्टकट दूरी दो चीजों के बीच की उसको माप सकते हैं, वेलोसिटी माप सकते हैं, फोर्स माप सकते हैं, टेम्परेचर माप सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपके जहन में दिमाग में होंगी, उन सबको हम माप सकते हैं। दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने एक आसान सी बात याद रखनी, जिस भी चीज को हम माप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेजरमेंट। मापन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ नॉन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो चीजें होती है हमारे पास। एक तो क्वांटिटी नोन, आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और एक अननोन जिसकी वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू बतानी है। उन दोनों का कंपैरिजन करना है। ऐसे समझे इस चीज को। हमें लेंथ ए बी को बताना है कितना है। क्या बता सकते हैं कितनी है? नहीं बता सकते। मगर अगर हमने स्केल लिया तो स्केल क्या है? एक नॉन क्वांटिटी, क्योंकि उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर्स या इंचेस, जो भी आप पैरामीटर्स उसमें यूज कर रहे हैं। आपने ए से बी के बराबर रखा उसको, आपको पता चल गया कि वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपने क्या किया? दोनों का कंपैरिजन किया स्केल का इसके साथ। तो ये क्या हो गया? ये भी अब क्या चीज बन गई है? नॉन क्वांटिटी। तो कंपैरिजन में हम एक अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी बना देते हैं। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना टाइम है? ऐसे कोई वक्त पूछे हम नहीं बता सकते। आपको 2 बज गए, 3 बज गए, तो व्हाट इज दिस? वो भी मेजरमेंट हो रही है। आप घर से सब्जी लेने जाते हैं और आप सब्जी 2 किलो लेकर आए, तो कैसे लेकर आएंगे आप? ये थोड़े कि सब्जी वाला जितनी मर्जी सब्जी आपको दे देगा। आप क्या करेंगे? सब्जी वाले को कहेंगे 2 किलो सब्जी चाहिए मुझे, तो वो 2 किलो का वेट एक जगह रखेगा, एक मास रखेगा 2 किलो का एक साइड में, और सब्जी उसके बराबर कर देगा। तो सब्जी पहले क्या थी? अननोन क्वांटिटी। उसके बराबर होने पे क्या होगी? वो नॉन क्वांटिटी। तो दिस द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक नॉन क्वांटिटी के साथ करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं कि व्हाई वी नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें हर एक जगह पर मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब आप अपने शूज लेने जाते हैं, दुकानदार को आप बोलेंगे मुझे 5 नंबर का जूता चाहिए, 6 का, 7 का, 8 का, और आप 8 बोलेंगे तो आपके पाँव में बिल्कुल फिट आ जाता है। आपकी कार मोटरसाइकिल में कोई भी टायर है खराब हो जाता है तो आपको मापने की जरूरत नहीं, वो स्टैंडर्ड डायमेंशंस है। आप नंबर बोलेंगे वो पूरे पूरा फिट हो जाएगा। तो ये सब मेजरमेंट के बेनिफिट्स हैं हमारे पास। हम डेली लाइफ में हर जगह मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं। आपको मकान बनाना तो आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना रेट लगेगा, वहां मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? आपको कोई भी काम बिना मेजरमेंट के हमारा हो ही नहीं रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे जहन में एक बात है कि कौन ज्यादा दूर है। वो मेजरमेंट से पता लग रहा है कि गुड़गांव का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, दिल्ली का थोड़ा कम पड़ेगा, कुरुक्षेत्र का और भी कम पड़ेगा, और अगर हमें जयपुर जाना है तो और भी ज्यादा। तो ये सब किससे पता लगे? हमें मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट एक वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। अब हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, वो यूनिट। यूनिट होता क्या है? पहले हम यूनिट को समझ लें तो काफी काम आसान हो जाएगा हमारा। मान लीजिएगा हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाना है। वी हैव टू सेंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाट वी हैव टू डू? हमें क्या करना होगा? हमारे पास कई तरीके के बर्तन हैं, कंटेनर हैं। हम एक गिलास में पानी पहुंचा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हम जग में पानी पहुंचा सकते हैं, बाल्टी में पानी पहुंचा सकते हैं, हम एक ड्रम में पानी पहुंचा सकते हैं, और एक चम्मच में पानी पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए हमने सभी 10-10 पहुंचाए हैं, तो आपको पता है कि 10 चम्मच में तो बहुत कम पानी गया,
मगर 10 ड्रम में पानी ज्यादा गया होगा, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी। तो संख्या n तो सभी का बराबर है, मगर जो पानी गया वो अलग अलग गया। इसका मतलब किस चीज का डिफरेंस है सभी में? यूनिट। अगर हम स्मॉल यूनिट लाएंगे तो कम क्वांटिटी जाएंगे, तो ज्यादा यूनिट लगाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी जाएगी। इतनी सी बात आप पहले प्रयोग कर चुके हैं। अब हमने इसको सोचना है, हमें बड़े यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, छोटे यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो यूजलेस है। जैसे कि हमें छोटी चीजों की हमें बात करनी है जो बहुत कॉस्टली है, जैसे डायमंड की हम बात करें, गोल्ड की बात करें, तो वहां ग्राम मिलीग्राम की भी हम बात करते हैं। मगर जब बड़ी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रेत की, सीमेंट की, बजरी, जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, लोहे, जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, वहां पर क्विंटल टन्स की बात करते हैं हम लोग। तो छोटे यूनिट की भी जरूरत पड़ती है हमें, बड़े यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। सभी इक्विवेलेंट यूजफुल है हमारे लिए। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं। एक्सप्रेशन कैसे देंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? x इक्वल टू एन यू। एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है जिसको मापा जा रहा है। मान लीजिए हमें 10 किलोग्राम शुगर के बारे में कहा गया, तो x क्या है? मास, क्योंकि किलोग्राम से हमें पता लग गया कि मास है। n कितना है? 10, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। और जब भी हम हायर से लोअर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब 10 किलोग्राम ना लिख के मैं कहता हूं कि 10,000 ग्राम शुगर लाओ। अब मैंने किलोग्राम से छोटा यूनिट यूज कर दिया ग्राम, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो x इक्वल टू मास, n इक्वल टू 10,000। अब यूनिट छोटा हो गया ग्राम, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे हम। 5 किलोमीटर, x इक्वल टू लेंथ हो गया, किलोमीटर से हमें पता लग रहा है, n 5 u, हमारे पास क्या आ गया? यूनिट्स किलोग्राम में आ गया। अगर हम 5000 मीटर की बात करें, x इक्वल टू लेंथ, n इक्वल टू 5000 और u इक्वल टू मीटर्स। आप इसको सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं, तो मल्टीप्लायर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बड़े आसान। आइए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो बार बार हर एक यूनिट में, हर एक जगह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक हम साइंस पढ़ेंगे। चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, कोई भी टर्म्स पढ़ें तो बहुत परेशान करने वाली हैं। तो क्यों ना हम इनको याद कर लें और छुटकारा पाएं इनसे। सबसे पहले डेसी, ये 10 माइनस जो पावर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। डेसी 1/10 पार्ट होता है, 10 की पावर -1। सेंटी और स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं सभी, 1/100 पार्ट होता है, 10 की पावर -2। मिली 1/1000 पार्ट होता है, 10 की पावर -3। माइक्रो 10 लाखवां हिस्सा, 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। अब पॉजिटिव पावर्स में जो है डेका 10 टाइम्स होता है किसी भी चीज का, किलो 1000 गुना होता है तो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। अब एक बात पूछते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखनी है। और छोटे से यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड करें। तो किलो हम पढ़ चुके हैं 1000 के बराबर होता है, तो 1000 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 1000 ग्राम। किलोग्राम इक्वल टू मिलीग्राम। अब ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई वो हो गया, और 1000 से ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम किलोग्राम से पहले ग्राम में गए, फिर ग्राम से किसमें जाएंगे? मिलीग्राम में। तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1000वां हिस्सा होता है ग्राम का। तो 1 ग्राम किसके बराबर हुआ? 1000 टाइम्स ऑफ मिलीग्राम। ये ध्यान रखने की बात है बस, जिसको ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो 10 की पावर 3 तो इसके हो गया, और ये 10 की पावर 3 पहले से ही आ रहा था, तो आंसर 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। अगला आसान है बिल्कुल, क्योंकि 10 की पावर 3 तो ग्राम के लिए तो हो ही रहा था। अब माइक्रो 10 लाखवां हिस्सा था, अब ग्राम टू मिलीग्राम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, बस प्लस पावर आ जानी। ये अपनी बात समझनी, तो 9 आ जाएगा आंसर। ऐसे अगला, अब क्विंटल 100 के बराबर होता है, 100 किलोग्राम में क्विंटल। क्विंटल टू मिलीग्राम, किलोग्राम तक चले गए हम, 10 की पावर +2, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, 10 की पावर। अब यहां ध्यान देने की बात है, पहले हम ग्राम में गए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? मिलीग्राम में हम देख चुके हैं 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 हो जाएगा आंसर हमारा। क्विंटल माइक्रोग्राम, अब माइक्रोग्राम में देख लो 10 की पावर
यहां तक बन गया हमारा ये 9, और क्विंटल में 2 पहले से आ रहे तो 11 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। बिल्कुल आसान है ये। अब हम वही कॉन्सेप्ट यूज करें, वो बार बार वही चीज आ रही है। टन होता है 1000 किलो के बराबर। किसके बराबर होता है? फिर मिलीग्राम। अब वो तो वही बात होगी ना, एक बार हमने कर लिया कि हम किलो क्विंटल किसमें गए, किलोग्राम से मिलीग्राम में गए, तो किलोग्राम टू मिलीग्राम 10⁻6, और ये 3 पहले से हैं तो 10⁻9 हो जाएगा किलोग्राम टू मिलीग्राम जाने के लिए। ठीक है जी। अब टन टू माइक्रोग्राम, अब किलोग्राम टू माइक्रोग्राम देखो कितने, 10⁻9, और टन में 1000 से पहले से मल्टीप्लाई हो तो 10⁻12 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू कितने माइक्रोलीटर, तो बिल्कुल आसान 10⁻6, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितने नैनोलीटर के बराबर है एक वो, 10⁻, क्योंकि हम अब बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। ये बात जितनी आसानी से, जितने जल्दी आप अपने दिमाग में बिठा लोगे उतना ही आसान रहेगा इन न्यूमेरिकल्स के लिए। किलो लीटर, किलो लीटर टू लीटर, तो किलो से का मतलब होता है 1000, तो कितना आ जाएगा 1000। किलो लीटर टू मिलीलीटर, अब 1 लीटर में 1000 हो गए, और किलो लीटर में 1000 यहाँ हो गए, तो 1000 को 1000 से गुना करेंगे 10⁻6 आ जाएगा। किलो लीटर टू माइक्रोलीटर, 1 लीटर टू माइक्रो 10⁻+6, और 3 पहले से तो 9 आ जाएगा। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया है। लीटर टू नैनो 10⁻9, और यहां पर 3 पहले से तो 12। तो आई होप आप इस तरीके से सभी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे? अगर आपसे पूछे माइक्रोग्राम टू टन कितने होंगे, तो पावर माइनस हो जाएगी यहाँ पर। माइक्रो लीटर टू लीटर 10⁻6 आ जाएगा। नैनो लीटर टू लीटर, अब रिवर्स कर देंगे हम पावर्स को। अगर कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1/1000 आ जाएगा आंसर। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻6 आता है। 1 माइक्रोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻9। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने दूसरे टाइप के इसलिए नहीं किए कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों चीजों को लेकर के। तो आप एक तरीके के याद कर लीजिए कि जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटे से जब भी बड़े में जाना है, आपने आंख बंद करके उसको डिवाइड कर देना। बस इतनी सी आप समझ लगाएं कि आप कौन से यूनिट से कहां पर जा रहे हैं। बाकी आपको बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आप एक टाइप के क्वेश्चन करें, आपका काम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूलों की। डायमेंशन फॉर्मूले कैसे हम डिराइव करेंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूलों के आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि कोई भी लेंथ हो, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उसको एल से लिखना है। कोई भी मास हो, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उसको एम से लिखना है। कोई भी टाइम हो, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, फिर मैं बात दोहरा रहा हूं, उसको लेंथ को एल से, मास को एम से, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है। वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। आइए देखिए बात करते हैं। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, मास का एम, टाइम का टी। 10 ग्राम 10 ग्राम तो वजन है किसी चीज का, एम हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? 10 क्विंटल, अभी अभी मैं बात बता चुका हूं। क्विंटल में क्या चीज मापते हैं, मास, वजन मापते हैं, एम हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एल हो जाएगा। 20 किलोमीटर, फिर लेंथ की बात हो रही है तो एल हो जाएगा। 10 सेकेंड समय की बात हो रही है तो टाइम टी हो जाएगा। 2 डेज समय की बात हो रही है, ज्यादा समय की, तो टी हो जाएगा। ब्रेड्थ दूरी है वो भी एल हो जाएगा। हाइट दूरी है उसका भी क्या हो जाएगा, एल। डिस्टेंस दूरी है एल। डिस्प्लेसमेंट एल। अब आपने एक बात और समझ में आई होगी कि क्या 2 अलग अलग चीजों का एक डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 2 अलग अलग चीजों का एक जैसा डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। ये उसका वीक पॉइंट भी है डायमेंशन फॉर्मूले का। हम जब इसको पढ़ेंगे कि क्या, क्योंकि इसमें हम डायमेंशन फॉर्मूले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज है, क्योंकि दूसरी चीज का भी वो डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या आ जाएगा एल, और टाइम का टी, तो एल टी -1। क्लियर है पॉइंट? जी हाँ, आगे बढ़े। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो दूरी होगी 2 चीजों के बीच की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट दूरी उनके बीच की, बिल्कुल सीधी दूरी। 2, मान लीजिए हमें घर से स्कूल जाना है, आप रास्ते से जाएंगे
तो वो डिस्टेंस हो गया। हम शॉर्टकट बिल्कुल एक स्केल की सीध में जाएं, बिल्कुल इधर उधर मुड़े नहीं, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेटर गाड़ियों में लगा हुआ है, स्पीड बढ़ा दी घटा दी, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, एल टी माइनस टू। क्लियर है पॉइंट। फोर्स का डेफिनेशन फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, मास का एम। इम्पल्स, फोर्स किसी चीज पे बहुत कम टाइम के लिए जो लगता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो मल्टीप्लाई हो गया, पावर कम हो जाएगी उसकी, एल टी माइनस वन। लाइट ईयर, एक डिस्टेंस होता है जो लाइट के द्वारा एक साल में जो तय दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट ईयर, एल से लिखेंगे। एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी एक टाइप की दूरी होती है जो कर्व सरफेस में होती है, और रेडियस सेंटर से जो दूरी होती है, तो दोनों दूरियां आपस में एल से लिखेंगे, एल एल कैंसिल होके वन। एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल का वन होता है, टाइम का टी, टी माइनस वन। यहां ध्यान रखना है एंगुलर स्पीड अलग चीज है और स्पीड अलग है। स्पीड का डेफिनेशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। एंगुलर स्पीड का आपको पता होना चाहिए कि एंगल में वन आ गया तो एंगुलर स्पीड, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन इनमें एल नहीं होगा। एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम, तो टी माइनस वन अपॉन टी, टी माइनस टू। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या है एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो एम एल स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस टू। एनर्जी, एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क के बराबर। ऐसे हम पावर का निकाल सकते हैं, और बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमारी बुक में दे रखे हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये टेक्निक बता दी है जिसके जरिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अगर पता लग गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स का है और वर्क का है और एनर्जी का, ये बार बार यूज हो रहे हैं अलग अलग टर्म्स में। तो आप फोर्स का यूज कर लीजिए, याद कर लीजिएगा एम एल टी माइनस टू, और एनर्जी और वर्क का है एम एल स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस टू, तो आपका मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको टर्म समझनी पड़ेंगी, फिलहाल आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीजें। जब धीरे धीरे चैप्टर में इन चीजों को पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होया होगा, अच्छे से आपके दिमाग में बात बैठी होगी। थैंक यू।